नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। 4 मीटिंग, 2 बड़ी डील, 4-5 संगठन, कुछ पॉलिटिकल पार्टी के नेता और बड़े नेताओं के साथ सोनम वांगचुक की भी डील। ये सारे के सारे स्थितियां जो लद्दाख से लेकर कश्मीर तक को जलाने की साजिश थी, प्रधानमंत्री मोदी को उखाड़ने की बड़ी साजिश की गई थी, उसका पर्दाफाश तो हो रहा है। और उसमें जैसे विपक्ष के 12 बड़े नेताओं का नाम आया है, धीरे धीरे उन तक इसकी आग लगेगी और इनकी गिरफ्तारी की भी तैयारी चल रही है, क्योंकि अब खुलासा केवल एनआईए सीबीआई की तरफ से नहीं हो रहा, अब केवल खुलासा लद्दाख की पुलिस की तरफ से नहीं हो रहा, बल्कि एक रिपोर्ट कविंद्र गुप्ता की भी आई है, जो लद्दाख के एलजी हैं। और उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि जो रिपोर्ट उनके पास आई और उसके आधार पर जो उन्होंने समझा देखा, इसका मतलब था कि अगर सीआरपीएफ ने कमान नहीं संभाली होती, अगर गोली नहीं चलाई होती, अगर इन लोगों को उनकी औकात हैसियत नहीं दिखाई होती, तो पूरा लद्दाख जल रहा होता, कश्मीर तक इसकी आग जाती। कश्मीर में भी वैसे ही प्रोटेस्ट का ये पूरी व्यवस्था करके रखी थी और उसके साथ ये पाकिस्तान से भी डील थी कि सीमा पार से गोलीबारी हो और फिर आतंकियों को भी भेजा जाए उस गोलीबारी की आड़ में। और उसके लिए संरक्षक बनके कुछ संगठन संस्थानें पहले से ही लद्दाख में तैयारी करके बैठी थी। अपने अपनी जगह पर इन लोगों को पनाह दो और फिर कश्मीर और लद्दाख को विस्फोटक स्थिति तक पहुंचाओ, ये पूरी की पूरी साजिश थी। एलजी लद्दाख कविंद्र गुप्ता ने सीधे तौर पर कहा है कि ये छोटी मोटी साजिश नहीं थी, बल्कि ये तो ऐसी साजिश थी जिसमें लद्दाख और कश्मीर दोनों के नेता एक मंच पर आ गए थे। जो लद्दाख के नेता कश्मीर से आजादी यानी कि मुस्लिम डोमिनेटेड कश्मीर से अलग होने की बात करते थे, अपने लिए अलग यूनियन टेरिटरी बनाने की मांग कर रहे थे, और वो 1-2 दशक से नहीं बल्कि 6-6 दशक से जिनका आंदोलन चल रहा था, उन सबको एक मंच पर कैसे लाया गया, उन सब के साथ ऐसे मीटिंग कैसे की गई। यहां तक कि लेह यानी कि अपेक्स बॉडी लेह एलबीए और दूसरी तरफ एबीएल, यानी ये जो एलबीए और एबीएल, ये दोनों का संगठन कैसे काम किया। यानी लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन, अपेक्स बॉडी ऑफ लद्दाख और दूसरी तरफ ये और एक संगठन जो राजनीतिक पार्टी बन गई है केडीए, ये करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस, जिसका नेता सज्जाद करगिल है, और उसके साथ इन सब के बीच से अंजुमन मोइनुद्दीन इस्लाम, ये संगठन, ये सब के सब एक मंच पर कैसे आ गया। ये तो एक दूसरे के खिलाफ था, एक दूसरे के खिलाफ चुनाव में प्रचार, एक दूसरे के खिलाफ संघर्ष करना और डेमोग्राफी चेंज करने की बात करना, और उसमें इन लोगों ने एक दूसरे का कभी साथ नहीं दिया, लेकिन आज एक ही मंच पर कैसे आ गए। ये बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा था, क्योंकि जब तक इन लोगों को एक मंच पर नहीं लाया जाता, तब तक ये कश्मीर के नेताओं के साथ डील फाइनल नहीं होती। क्योंकि कश्मीर और लद्दाख ये दोनों जगह पर जो अपने अपने संघर्ष चलते थे, कश्मीर जो कि लद्दाख पर कब्जा करके रखने की कोशिश में उसके नेता रहते थे सारे के सारे मुस्लिम लीडर, और दूसरी तरफ लद्दाख जहां पर बुद्धिस्ट एसोसिएशन अपने स्तर पर लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बनाने की मांग करते थी, और जिसका सहयोग सालों तक आरएसएस करता रहा, जिसने आवाज ही उठाई थी पहले कि लद्दाख को अलग यूनियन टेरिटरी बनाया जाए। 80 के दशक में इतना बड़ा आंदोलन हुआ। कांग्रेस की सरकारों ने तो यहां हिल ऑटोनोमस डिपार्टमेंट भी नहीं बनाया और ऑटोनोमस बॉडी भी नहीं बनाया, लेकिन उन सबको अचानक से क्या हो गया कि लद्दाख को जलाने की इस साजिश में सब एक प्लेटफॉर्म पर आ गए, और इसके लिए एक व्यक्ति को चुना गया, और वो व्यक्ति था सोनम वांगचुक, जिसका संबंध कश्मीर के नेताओं के साथ भी था,
जिसका संबंध लद्दाख के बुद्धिस्ट एसोसिएशन के साथ भी था, जिसका संबंध कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के नेताओं के साथ भी था और जिसका संबंध अंजुमन मोइनुद्दीन इस्लाम के साथ भी था। ये सारे मुस्लिम संगठन, ये बौद्ध संगठन, कुछ कश्मीर के नेता और दिल्ली में बैठे हुए उसके आका, ये सारों ने मिलकर 4 मीटिंग ऐसी की जिसमें आगे की रणनीति पर चर्चा की गई थी। 2 डील की गई, उसमें एक डील थी कि सबको एक प्लेटफॉर्म पर लाना है और उसके लिए सेकुलरिज्म का ढोंग रचना पड़ेगा, लद्दाख की बात करनी पड़ेगी, बेरोजगारी की बात करनी पड़ेगी, लद्दाख के युवाओं के रोजगार छीनने की बात उठानी पड़ेगी, वहां की परेशानियों को उजागर करना पड़ेगा और ये 1-2 महीने में नहीं होगा, इसके लिए लंबा संघर्ष करना है। और सोनम वांगचुक को इसी के लिए चुना गया कि ये जो वो व्यक्ति है जो इंजीनियर है, इनोवेटर है, साइंटिस्ट भी इसको कहते हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी है और इसका लिंक जिस तरीके से दुनिया के अलग अलग कोनों में ये सोशल एक्टिविज्म के नाम पर एनजीओ चलाने वाले उन लोगों के साथ भी है जो कि भारत में सरकार को कमजोर करके, यहां अराजकता का माहौल क्रिएट करके, दंगा फसाद करके, यहां के विकास की रफ्तार को धीमी करके अपने मंशा को पूरा करेगा, अपने एजेंडे पर चलेगा। और उसमें यह कोई 2 राय नहीं है कि राहुल गांधी जैसे नेता सबसे अगली कतार में पंक्ति में खड़े होते हैं जहां से वो देश विरोधी गतिविधियां आजकल चला रहे हैं। अमेरिका में जाकर वो व्यक्ति कहता है कि भारत की डेमोक्रेसी खतरे में है और डेमोक्रेसी के डिफेंडर कंट्री जितने हैं, उसकी सुरक्षा करने वाले यूरोप के देश, अमेरिका, इन सबको एक प्लेटफॉर्म पर आकर भारत के तानाशाही के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। कहां उठाओगे? तो अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में उठाओगे। कहां उठाओगे? यूएन में उसके खिलाफ रिजोल्यूशन लाओगे और भारत को अलग थलग करने की कोशिश, ताकि ये किसी भी तरीके से कुर्सी पर बैठ सके, सत्ता पर कब्जा कर सके। देश के अंदर, विदेश के अंदर, हर जगह ऐसी हरकतें कर रहे थे और इसीलिए इन लोगों ने दिल्ली में बैठकर कश्मीर और कश्मीर से लद्दाख तक एक कॉन्स्पिरेसी की, जिसमें बॉर्डर स्टेट जो कि कश्मीर, पाकिस्तान और चीन, ये दोनों के ऐसे रडार पर रहता है जहां दोनों अपनी गतिविधियां चलाते हैं भारत के खिलाफ। और पाकिस्तान आतंकवादी भी भेजता है, हमले की कोशिश भी करता है, एक जीत की उम्मीद बना के रखे है। जैसे 1948 में कबीलाइयों को भेजा और यहां के मुसलमानों ने भी उन कबीलाइयों को साथ दिया और वो कबीलाई नहीं थे बल्कि पाकिस्तानी सेना के जवान था और पाकिस्तानी सैनिकों को कबीलाइयों के भेष में भेजा, जिसका परिणाम आज तक भुगतना पड़ रहा है। दुष्परिणाम यही रहा कि उस समय जवाहरलाल नेहरू जैसा प्रधानमंत्री, और जो जीत को हार में तब्दील कर दिया। कैसे? क्योंकि अगर वो यूएन नहीं गए होते, अगर उन्होंने एलओसी नहीं बनाया होता, अगर शांति समझौते की बात नहीं होती, अगर यथास्थिति की बात नहीं होती, तो धीरे धीरे करके ही सही संघर्ष होता रहता। हो सकता है उसमें 5 साल का समय लगता, लेकिन हमारे पास ये अथॉरिटी तो होती कि ये सीमा नहीं है पाकिस्तान की, पूरा कश्मीर हमारा है। तो फिर पीओके जो अभी बना है उस तक जब तक हम नहीं पहुंच जाते तब तक ये संघर्ष चलता रहेगा। लंबा खींचना है, खींचो। पाकिस्तान जैसे कमजोर देश ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाता, उसकी अर्थव्यवस्था खत्म, खाने पीने के मोहताज हो जाता। आज भी उसकी औकात यही है कि 3 दिन तक भारत के साथ युद्ध नहीं कर सकता पाकिस्तान, लेकिन उस समय तो ऐसा हुआ। और आज भी ऐसी ही खतरनाक प्लानिंग थी कि ये 2 बॉर्डर स्टेट हैं, आज कश्मीर भी है और दूसरी तरफ यूनियन टेरिटरी बन चुका है लद्दाख, जहां पर केंद्र का सीधे शासन है और इनडायरेक्ट तौर पर केंद्र का शासन कश्मीर में भी है। वहां के लोगों को धीरे धीरे बरगलाया जा रहा था। कश्मीर के अंदर फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, ये सारे नेता, जमात के लीडर, ये सब के सब कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के लिए गांव गांव में प्रचार कर रहा है।
वहां के लोगों को भड़का रहा है, हिम्मत नहीं हो रही कि प्रदर्शन करे, इंतजार कर रहा था और वहां पर भी आग लगाने की कोशिश थी। दूसरी तरफ लद्दाख जो कि शांत क्षेत्र रहा था, इन लोगों के झांसे में नहीं आया था, उसके संगठनों को कैसे इसके प्लेटफॉर्म पर लाया जाए, उसके लिए 4 मीटिंग की गई और वो मीटिंग श्रीनगर में, लद्दाख में, लेह में और दिल्ली में हुई। और इन 4 मीटिंग के बाद धीरे धीरे सबको एक प्लेटफॉर्म पर लाया गया, यानी कि बुद्धिस्ट एसोसिएशन, लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन, जो कि वहां के मुस्लिम संगठनों के खिलाफ है, जो बार बार कहता है लद्दाख में मुस्लिम मेजोरिटी में है और भी डेमोग्राफी चेंज करने की कोशिश लेह में भी किया जा रहा है। वहां पर भी कश्मीर से मुसलमानों को लाकर बसाया जा रहा था और लद्दाख में भी बसाया गया। दशकों तक हम लोग देखते रह गए और वहां का डेमोग्राफी चेंज कर दिया गया। 46 से 48% मुसलमान वहां पर अभी है। तो इन लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर लाया गया। ले जो अपेक्स बॉडी ले है, वहां पर भी इन लोगों को फिट किया गया और अपेक्स बॉडी लेह में कांग्रेस उसका मेंबर, आम आदमी पार्टी उसका मेंबर, वांगचुक उसका मेंबर और इन सब ने मिलजुल कर सबको इकट्ठा किया कि अब सेकुलर आधार पर काम करेंगे लद्दाख की सुरक्षा के लिए, लद्दाख को राज्य का दर्जा दिलवाने के लिए। ये एक बहाना था, ये मकसद तो था कि कैसे आग लगाई जाए जिसके बाद कश्मीर तक ऐसे ही जले और फिर मोदी सरकार की विफलता की बात की जाएगी। और जैसे राहुल गांधी मणिपुर में कर रहे थे, लगातार इन लोगों ने अभियान चलाया, मणिपुर जल रहा है, मोदी नहीं जा रहे हैं। वैसे ही ये तो बॉर्डर स्टेट है और उसमें भी चीन और पाकिस्तान दोनों के बॉर्डर है, तो ऐसी स्थितियों में प्रधानमंत्री मोदी पर भी दबाव डाला जाएगा। और इसलिए वांगचुक के जो फाइलें खुल रही है उससे पता चल रहा है कि कैसे इसने एक मीडिएटर की भूमिका निभाई। ये बांग्लादेश भी गया, ये पाकिस्तान भी गया और वहां के नेताओं से भी मुलाकात की, वहां के उन कमांडरों से भी मुलाकात की जो भारत में भारत के खिलाफ गतिविधियां चलाते हैं, आतंकवादी जिहादी पैदा करता है। और फिर ये मिलजुल कर जैसे हिंसा फैली और जिस तरीके से आक्रामक बनाया गया वहां के युवाओं को, उसका माइंड वॉश किया गया और आग के हवाले कर दिया गया लेह को। इसे आगे भी बढ़ाया जाने की प्लानिंग थी, लेकिन उस समय आर्मी और सीआरपीएफ ने, यानी पैरामिलिट्री फोर्सेस, ये दोनों ने मिलकर इन लोगों की हेकड़ी निकाली, गिरफ्तारियां हुई और आगे और गिरफ्तारियां होगी। इसी का नतीजा है कि लेह लद्दाख से कश्मीर तक अभी जलने से बच गया। अगर इन लोगों के ये नापाक साजिश को उस समय खत्म नहीं किया गया होता, उस समय गोली नहीं चलाई गई होती, तो ये आगे भी लहराता जलाता हुआ कश्मीर तक पहुंचते। और जिसके बाद लेह लद्दाख में, जहां पर जब कश्मीर में पत्थरबाजी होती थी, वहां के युवा इन लोगों के खिलाफ बात करते थे, उसे भी उनके साथ जोड़कर हंगामा खड़ा करने की कोशिश थी। लेकिन ये 4 मीटिंग सामने आई, ये 2 डील, यानी कि पहले एक प्लेटफॉर्म पर लाओ हिंदू मुस्लिम बौद्ध संगठनों को और उसके बाद ये आग लगाओ, चिंगारी भरो। और ये 2 डील हुई, 4 मीटिंग हुई और उसके बाद इन लोगों ने एक साजिश को अंजाम देने की कोशिश की। लेकिन समय रहते जिस तरह से कंट्रोल में लाया गया है, उसी का नतीजा है सोनम वांगचुक आज एनएसए के तहत जेल के अंदर है और बाहर राहुल गांधी विदेश में जाकर उसका सपोर्ट कर रहे हैं। नहीं, उसकी गिरफ्तारी तो नहीं होनी चाहिए थी। यह गलत तरीके से फ्रेम किया गया है। क्यों? क्योंकि अरविंद केजरीवाल से राहुल गांधी तक यह सब सोनम वांगचुक को इसलिए सपोर्ट कर रहा है क्योंकि वही एक व्यक्ति है जिसने लेह लद्दाख कश्मीर के सारे मुस्लिम संगठनों को, उन लोगों के नेताओं को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर एकजुटता दिखाकर एक बड़े विस्फोट करने की तैयारी की थी। और अब जब वो जेल के अंदर है, धीरे धीरे एक एक राज उगल रहा है, तो उसके बाद ये सब मिलकर उसको सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन एनएसए लगा हुआ है। अब तो कुछ समय तक ये जा ही नहीं सकते कोर्ट में, और जब एडवाइजरी बॉडी बनेगी हाईकोर्ट जजों में के बीच, तो भी ये वहां पर अपनी बात नहीं रख सकते।
अब 2 साल तक के लिए इसको अंदर रखना पड़ेगा और उसके बाद भी कब तक इसकी कॉन्स्पिरेसी के तार जुड़ते रहेंगे, ये जेल के अंदर रहेगा पता नहीं। सुप्रीम कोर्ट में भी ये इन लोगों की, सारे लोगों की सेटिंग नहीं चल पाएगी। इसलिए परेशानी इन लोगों की है कि कब किसका नाम सामने आ जाए और फिर उसके दरवाजे पर ये पुलिस, ये सीबीआई के अधिकारी पहुंच जाएं, ये कहा नहीं जा सकता है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।